वेलकम स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शंस के बारे में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शंस के बारे में, और डार्क रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लाइट रिएक्शंस के बारे में। लाइट रिएक्शंस में क्या बन रहा था? एटीपी बन रही थी और NADPH बन रहा था। इसके साथ साथ O2 भी इवोल्व हो रही थी लाइट रिएक्शन में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शंस के बारे में। तो डार्क रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, और डार्क रिएक्शन में जो ATP और NADPH बना है लाइट रिएक्शन में, वो ATP और NADPH यूज होगा डार्क रिएक्शन में। तो हमने बताया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो 2 स्टेप में होती है। जो पहला स्टेप है हमारा लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनता है हमारा ATP और NADPH, जो कि हम पिछले वाली क्लास में देख चुके हैं। इसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा था। अब बात करते हैं डार्क रिएक्शन की। पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन हमने देख लिया 2 टाइप की होती थी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें ATP बनता था और NADPH बनता था। अगर साइक्लिक वाले की बात करें तो उसमें बस ATP बनता था, और अगर नॉन साइक्लिक की बात करें तो उसमें क्या बनता था? ATP भी और NADPH भी, और साथ में O2 भी इवोल्व होता था। नॉन साइक्लिक वाले में तीनों चीजें, ATP भी, NADPH भी और O2 भी, लेकिन साइक्लिक वाले में हमारी ATP बन रही थी। चलो, ये तो लाइट रिएक्शंस के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शंस के बारे में और बायोसिंथेटिक फेज के बारे में। अगर क्वेश्चन आए कि लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या हैं, तो लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट है ATP और NADPH। ये जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, ATP और NADPH, ये प्रोडक्ट यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है जिसमें कि असली में प्लांट ग्लूकोज बनाते हैं। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं, जो कि ATP है और NADPH है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं डार्क रिएक्शन में यूज, और फिर हमारा प्लांट का बनता है ग्लूकोज। तो प्लांट को क्या है? प्लांट को अपना खाना बनाना है। प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस करनी पड़ती है। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होती है, एक तो लाइट रिएक्शन, दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में बनती है ATP और NADPH। ऑक्सीजन भी लाइट रिएक्शन में ही बनती है, जो कि प्लांट के यहां से निकल के उड़ जाती है। अब लाइट रिएक्शन की बनी हुई ATP NADPH यूज होगी डार्क रिएक्शन के अंदर, और डार्क रिएक्शन में बनेगा फिर हमारा ग्लूकोज। डार्क रिएक्शन में ATP यूज होगी, NADPH यूज होगा और CO2 यूज होगा। फोटोसिंथेसिस के लिए पानी की जरूरत पड़ती थी, वाटर की, CO2 की और लाइट एनर्जी की, सनलाइट की, लाइट एनर्जी। इन सब चीजों का यूज होता था फोटोसिंथेसिस में, और बनता था हमारा ग्लूकोज C6H12O6, और यहां से ऑक्सीजन हमारी इवोल्व होती थी। तो इतना पार्ट जो है, जो हमारा वाटर यूज होने वाला, वाटर वाला पार्ट, और ऑक्सीजन इवोल्व होने वाला पार्ट, ये हो जाता है लाइट रिएक्शन के अंदर। अभी CO2 यूज होगी डार्क रिएक्शन में। क्या होगा? देखो, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में वाटर का यूज हो गया, ऑक्सीजन इवोल्व हो गई, और लाइट रिएक्शन में बनता है हमारा ATP NADPH। अब ये ATP और NADPH प्लस CO2, इन सब चीजों का यूज होगा डार्क रिएक्शन में, और बनेगा हमारा ग्लूकोज। तो हमको ग्लूकोज बनाना है, हमको नहीं, प्लांट को बनाना है, क्योंकि प्लांट कर रहे हैं सब कुछ। तो प्लांट को ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज बनाने के लिए ATP की जरूरत पड़ेगी, NADPH की और CO2 की। अब लाइट रिएक्शन हो गई है, हम डार्क रिएक्शन करा रहे हैं, और डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। ये अगर हमारा क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं थैलाकोइड्स, और थैलाकोइड्स के स्टैक को बोलते हैं हम ग्रेना, और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से कनेक्टेड होता है स्ट्रोमा लैमेले से। चलो, ये बात तो पता है। अब ये जो खाली जगह जो बची क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये होती है स्ट्रोमा। थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के अंदर जितनी जगह है स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन। यहां पर होती है डार्क रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो लाइट रिएक्शन हो रही थी
येलो कलर से मैं लाइट रिएक्शन दिखा रहा हूं थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में और स्ट्रोमा लैमेले में। ये बोल रहे हैं मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकोइड, थैलाकोइड, और ये हमारा स्ट्रोमा लैमेला। चलो डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, ज्यादा लाइट रिएक्शन के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि वो हमने डिटेल में पिछले वाले लेक्चर में पढ़ लिया है। तो डार्क रिएक्शन में हमारा क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। तो फोटोसिंथेसिस में हमारी दो रिएक्शन, फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन और सेकंड इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में CO2 यूज होता है और लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, ATP और NADPH। ATP और इसको ATP और NADPH, ये वाला जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का ATP और NADPH, ये यूज होगा डार्क रिएक्शन में CO2 के साथ। और फिर हमारा क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की किस चीज की बात हो रही है यहां पर, ग्लूकोज की। अच्छा, ग्लूकोज, प्लांट जो फूड बनाते हैं वो तो ग्लूकोज की फॉर्म में बनाते हैं, लेकिन अगर उसको स्टोर करना चाहें तो किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। क्लियर, बनाते तो ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन अगर उसको स्टोर करना है प्लांट के अंदर फूड, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है हमारे ATP और NADPH और O2। O2 तो बाहर निकल जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा हमारे। ATP और NADPH यहां पर यूज होगा। ATP और NADPH हमारा यूज होगा डार्क रिएक्शन में। ATP, NADPH और CO2 हम बाहर एटमॉस्फेयर से लेंगे, हम नहीं लेंगे, प्लांट लेगा। प्लांट CO2 बाहर एटमॉस्फेयर से लेगा और ATP और NADPH पहले ही बन चुका है लाइट रिएक्शन के अंदर, उसका यूज करके प्लांट अब डार्क रिएक्शन करेगा। डार्क रिएक्शन में हमारी शुगर बनेगी, शुगर जैसे हमारी ग्लूकोज बनेगी और ग्लूकोज स्टोर होगा हमारा स्टार्च की फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है। चलो, तो लाइट रिएक्शन इज द यूज ऑफ ATP एंड NADPH टू ड्राइव द प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड, शुगर, शुगर जैसे ग्लूकोज। कहने का मतलब है लाइट रिएक्शन में जो, डार्क रिएक्शन में जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा ATP और NADPH, ATP और NADPH हमारा लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, वो यूज होगा डार्क रिएक्शन में और उसे यूज करके प्लांट बनाएगा अपने लिए शुगर, शुगर जैसे कि ग्लूकोज। ये वाला जो फेस है हमारा डार्क रिएक्शन वाला फेस, ये वाला फेस डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है लाइट पे, लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट पर। अगर लाइट रिएक्शन वाला फेज नहीं होगा, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो क्या बताओ कि डार्क रिएक्शन हो जाएगी। देखो, डार्क रिएक्शन होने के लिए क्या चाहिए, ATP चाहिए और NADPH चाहिए। अब जब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ATP भी नहीं बनेगा, NADPH भी नहीं बनेगा, और ATP और NADPH नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन नहीं होगी। तो डार्क रिएक्शन जो है लाइट पे डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं जैसे ATP है और NADPH है, इन पे डिपेंड कर रही है। तो हम बोलते हैं कि डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन भी थोड़ी देर बाद रुक जाएगी, क्योंकि ATP और NADPH खत्म हो जाएगा। ATP और NADPH नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगी। ओके, तो CO2 कंबाइन विद H2O टू फॉर्म CH2ON और शुगर। CO2 जो होती है वो पानी के साथ कंबाइन करेगी और शुगर बनाएगी। जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वो यही है, CO2 प्लस H2O, तो बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, जैसे CH2ON को लिख सकते हैं हम C6H12O6, जो कि हमारा ग्लूकोज है और इसके साथ साथ हमारी ऑक्सीजन भी इवोल्व होती है। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 6 CO2 लेंगे, 12 H2O लेते हैं और फिर यहाँ पर 6 H2O और यहाँ पर 6 O2 यहाँ से निकलेगा और एक हमारा एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो CO2 एसिमुलेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टू टाइप। CO2 जो एसिमुलेट होता है, CO2 जो खर्च होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 खर्च होता है हमारा, और डार्क रिएक्शन के अंदर भी CO2 दो तरीके से खर्च हो सकता है, एक तो C3 पाथवे से या फिर C4 पाथवे से। C3 पाथवे से उसको बोलेंगे अगर CO2 का यूज करके, CO2 अगर खर्च करके पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट बन रहा है, अगर पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको बोलते हैं 3
PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। अगर CO2 को यूज करके पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो ये वाली जो हमारा पाथवे है ये C3 पाथवे है। अगर CO2 को यूज करके पहला स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। 4 कार्बन का कंपाउंड हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। अगर OAA बन रहा है तो हम बोलते हैं ये C4 पाथवे हो रहा है। 2 पाथवे, C4 पाथवे और C3 पाथवे। C4 पाथवे में CO2 का यूज करके बनता है सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, देखते हैं बस। C4 पाथवे में भी 3PGA बनेगा, लेकिन बस हम स्टेबल प्रोडक्ट देखेंगे, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA बन रहा है, 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो बोलते हैं हम C3 पाथवे। अगर CO2 का यूज करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है तो हम बोलते हैं C4 पाथवे। 2 पाथवे हमारे C3 पाथवे, C4 पाथवे। अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 का यूज करके एक 3 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है उसको बोलते हैं 3PGA, तो हम बोलते हैं कि C3 साइकिल है। अगर CO2 का यूज करके फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा 4 कार्बन का कंपाउंड बन रहा है और 4 कार्बन के कंपाउंड का नाम है हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, तो बोलते हैं हम C4 पाथवे। अच्छा, C3 पाथवे को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। C3 पाथवे हमारा दिया था, इसको बोलते हैं मेल्विन कैल्विन ने, इसलिए इसको बोलते हैं कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं C3 पाथवे को। C3 पाथवे को क्या बोलते हैं? कैल्विन साइकिल, क्योंकि मेल्विन कैल्विन ने इसे सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। अच्छा, जो इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है हमारा? 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3PGA। अब बात करते हैं C3 पाथवे। C3 पाथवे मतलब कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल और C4 पाथवे दोनों को पढ़ना है हमें, C3 पाथवे और C4 पाथवे। C3 पाथवे क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? 3PGA। 3PGA मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट को देखेंगे, CO2 को यूज करके पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा। ऐसे ही C4 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो स्टार्ट करते हैं C3 पाथवे। C3 पाथवे स्टार्ट करते हैं। C3 पाथवे स्टार्ट होता है RUBP से, RUBP। RUBP CO2 के साथ मिलेगा, यहां से CO2 आई, इसके साथ मिला और यहां पर एक एंजाइम लगेगा जिसको बोलते हैं हम रूबिस्को। रूबिस्को ये रूबिस्को एंजाइम लगा। RUBP कितने कार्बन का कंपाउंड है हमारे? 5 कार्बन का। यहां पर 5 कार्बन का कंपाउंड है। 1 2 3 4 5। ये 5 कार्बन का कंपाउंड, ये एक सिंगल कार्बन का कंपाउंड। 5 कार्बन का कंपाउंड और 1 कार्बन का कंपाउंड मिलेगा तो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनेंगे, इसको बोलते हैं हम 3PGA। 3PGA 3PGA 3 कार्बन का कंपाउंड है, इसलिए हम इसको C3 साइकिल बोल रहे हैं या फिर C3 पाथवे बोल रहे हैं। इसी 3PGA की वजह से इसका नाम C3 साइकिल पड़ा है। और ये जो 3PGA है इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, क्योंकि 3 कार्बन के जब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 3 6 तब ये बैलेंस होगा। 5 कार्बन ये, 1 कार्बन ये, 5 और 1 6 कार्बन, और 6 कार्बन बैलेंस होंगे क्योंकि 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल फिर 3 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने सोचा था कि ये जो RUBP है ये कोई 2 कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए। इस जगह पर 2 कार्बन का कंपाउंड 1 कार्बन के कंपाउंड के साथ मिलेगा तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। पर रियलिटी में क्या हुआ कि यहाँ पर 5 कार्बन का कंपाउंड था और ये 1 कार्बन का कंपाउंड, और यहाँ पर आकर 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बने, 2 हमारे 3PGA बने। इस स्टेप को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो इतने स्टेप को हमने बोल दिया कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। अब आगे चलते हैं, हमें क्या बनाना है, हमें ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोज बनाएंगे। अब ये जो 3PGA है इसमें एक ATP यूज हो जाती है यहां पर। ATP कौन सी, लाइट रिएक्शन में ATP बनी थी और NADPH बना था। अब ATP लाइट रिएक्शन हमारी यूज होनी स्टार्ट हो गई। याद है हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज होते हैं, तो यहां पर ATP यूज होना स्टार्ट हो गया। और ATP क्या है, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, क्योंकि ये लाइट रिएक्शन में बना था। तो यहां पर एक ATP यूज हो जाती है। ओके, एक ATP कन्वर्ट हो जाएगी ADP में। एक ATP यूज हो गई और 3PGA कन्वर्ट हो जाएगा, 3PGA कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-bis-फॉस्फो ADP में कन्वर्ट हो गई है। ADP और ये हमारा 3PGA कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-bis-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड अब ये 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया 3PGA। और 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी 3 कार्बन का हमारा कंपाउंड है, क्योंकि 2 PGA थे, 2 3PGA थे, तो 2 ही 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेंगे। तो ये भी हमारे 2 ही बनेंगे। अब यहां पर हमारा लाइट रिएक्शन का जो दूसरा प्रोडक्ट है जो कि है NADPH, वो यूज होगा। यहां पर NADPH कन्वर्ट हो जाएगा NAD+ में, NADPH कन्वर्ट हो गया NADP+ में। और ये हमारा जो 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा G3P में, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, G3P। यहां पे बन जाएंगे G3P। इसको बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, क्योंकि दो हमारे 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड हैं, तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी हमारे 2 ही बनेंगे। और ये भी हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड है। ये पिंक कलर के कार्बन है, 3 कार्बन का कंपाउंड, 5 कार्बन का कंपाउंड 1 कार्बन के साथ मिला, तो 3 कार्बन का कंपाउंड 2 3 कार्बन के कंपाउंड मिले। वो 3 कार्बन के कंपाउंड में ATP ADP में यूज हो गया, तो बन गया 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में NADH NAD+ में प्लस में कन्वर्ट हो गया और ये बन गया हमारा 2G3P। इसको बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से जो एक कार्बन है, 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, 2 ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में से एक ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का जो एक कार्बन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। यहां का एक कार्बन यहां पर नीचे आ गया। तो यहां पर तो इस G3P के जो 2 मॉलिक्यूल हैं, G3P के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कार्बन कितने हो गए, 6 कार्बन में से एक कार्बन निकाल लिया, एक कार्बन ये निकाल के हमने नीचे रख लिया। तो इसके पास 2 G3P के पास अब कितने कार्बन बचे, 5 कार्बन बचे। और इस स्टेप को हम बोल देते हैं कि यहां तक ये वाला जो स्टेप है इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहां तक हमारा हो गया रिडक्शन। टोटल 3 स्टेप होंगे,
कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में क्या हुआ है कि जो G3P के मोलिक्यूल थे, दो G3P के मोलिक्यूल, दो G3P मतलब 2 ग्लिसरैल्डिहाइड, दो तो मोलिक्यूल हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक कार्बन हमने नीचे निकाल के रख लिया। तो अब टोटल यहाँ पर 6 कार्बन थे, क्योंकि एक मोलिक्यूल के पास 3 कार्बन है और यहाँ पर मोलिक्यूल कितने हैं, 2 मोलिक्यूल। तो 2 मोलिक्यूल के पास 6 कार्बन, 6 कार्बन में से एक कार्बन हमने नीचे निकाल लिया। तो अब ऊपर कितने कार्बन जाएंगे, 5 कार्बन जाएंगे ना। देखो तो ऊपर गया हमारा ये G3P। जब ये G3P ऊपर जाएगा तो इस G3P के पास कितने हमारे कार्बन के मोलिक्यूल जा रहे हैं, एक तो एक G3P के पास तो पूरे हमारे 3 कार्बन के मोलिक्यूल हैं, 3 कार्बन है, ठीक है। और दूसरा हमारा एक और यहां पर कंपाउंड है जिसके अंदर 2 कार्बन है, क्योंकि एक G3P का एक कार्बन हमने निकाल लिया तो उसके पास बस 2 कार्बन रहे। अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप आता है रीजनरेशन, और रीजनरेशन वाले स्टेप में G3P जो है वो हमारा दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा RuBP में। तो G3P है यहां पर रीजनरेट होगा RuBP, G3P कन्वर्ट हो जाएगा RuBP में, और यहां पर भी एक ATP की जरूरत पड़ेगी। यहां पर एक ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, और इस स्टेप को बोलते हैं हम रीजनरेशन। देखो तो यहां पर हमारी ये C3 साइकिल हमारी पूरी हो गई। अभी इसको देखो पूरा, तो हमारी C3 साइकिल में क्या हुआ कि हमने एक RuBP लिया। RuBP क्या है, 5 कार्बन वाला है। यहां पर 5 कार्बन और 1 कार्बन, तो मिले कितने, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। तो ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अब ये 2 मॉलिक्यूल को हमने कन्वर्ट किया, ATP दी, और 2 मॉलिक्यूल को ATP कितनी जाएंगी, 2 ATP जाएंगी, 2 ATP जाएंगी, तो 2 ही यहाँ पर ADP भी प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं 3 PGA का, तो इसलिए 2 ATP यूज होंगी, 2 ही ADP हमारी बनेंगी। अब 3 PGA से हमारा बन गया 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी 2 बनेंगे। तो 2 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए 2 NADH की जरूरत पड़ेगी, और 2 ही NAD+ वहां पे बनेगा, उससे बनेगा G3P। 2 G3P में कितने हमारे कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन में से एक कार्बन हमने निकाल दिया, तो इसके अंदर बचे एक तो नॉर्मल G3P वाला मोलिक्यूल, एक दूसरा मोलिक्यूल जिसके पास 2 कार्बन है। अब ये दोनों आपस में मिल गए और 5 कार्बन वाला कंपाउंड बन गया हमारा RuBP, और यहां पर एक ATP ADP में कन्वर्ट होगा। यहां पर 2 ATP यूज नहीं होंगे, बस एक ATP यूज होगा, क्योंकि यहां पर एक ही बार रिएक्शन हो रही है। ये वाली रिएक्शन 2 बार हो रही है। देखो यहां पर 2 मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है ना ये 3 PGA के, इसलिए यहां पर ये 2 ATP यूज हो रहा है, 2 ADP यूज हो रहा है। यहां पर 2 मॉलिक्यूल है 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के लिए, तो इसलिए यहां पर 2 NADPH यूज हो रहा है, 2 NADP+ बन रहा है। यहां पर 2 G3P है, 2 G3P के पास 6 कार्बन के मोलिक्यूल, 6 कार्बन में से एक कार्बन का मोलिक्यूल निकाल लिया, तो 5 कार्बन के मोलिक्यूल बचे, 3 ये आ गए और 2 हमारे ये आ गए। और ये 3 और 2 कार्बन के मोलिक्यूल हैं, ये आपस में हमारे जुड़ गए रीजनरेशन वाले स्टेप में, और 5 कार्बन का हमारा कंपाउंड बन गया RuBP। अब ये तो हो गई एक बार, लेकिन हमें बनाना है ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज बनाना है तो ये एक साइकिल जब घूमती है पूरी, जब पूरी एक साइकिल घूमती है तो यहां पर कितने कार्बन के मॉलिक्यूल जमा होते हैं, 1। अगर दोबारा इस पूरी साइकिल को घुमाएंगे तो यहां पर कितने मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे, 2। अगर 3 बार तो 3, 4, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल। 6 बार जब ये पूरी साइकिल घूमेगी, जब ये केल्विन साइकिल हमारी C3 साइकिल 6 बार घूमेगी, तब यहां पर जाकर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो पूरी साइकिल को क्वेश्चन आता है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए C3 साइकिल को कितनी बार घुमाना पड़ेगा, तो 6 बार हमें उसको घुमाना पड़ेगा। पूरी साइकिल बहुत इजी है। RuBP लेंगे जो कि एक 5 कार्बन का हमारा मॉलिक्यूल है, उसके साथ CO2 ऐड करेंगे, यहाँ पर एंजाइम लगेगा रूबिस्को, जो इन दोनों को ऐड करा के बना देगा 3 PGA, और इसी 3 PGA की वजह से इस साइकिल का नाम C3 हमारी पाथवे पड़ा है। 2 3 PGA बनेंगे, 2 3 PGA हमारे 2 ATP को यूज करेंगे, ADP में कन्वर्ट कर देंगे, और बन जाएंगे हमारे 2 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में NADPH यूज होगा और बन जाएगा G3P। G3P के अंदर हमारे 3 कार्बन है तो 2 G3P के मोलिक्यूल हैं, तो टोटल कार्बन यहाँ पर हो गए 6 में से एक कार्बन बाहर निकल गया, तो यहाँ पर कितने बचे? एक तो नॉर्मल G3P का मोलिक्यूल, एक 2 कार्बन का और मोलिक्यूल। ये 2 कार्बन वाला मोलिक्यूल और ये 3 कार्बन वाले मोलिक्यूल रीजनरेशन वाले स्टेप में दोनों ऐड हो गए और यहाँ पर एक ATP यूज होगा ADP में, तो हमारा बन गया RUBP। तो पूरी अगर साइकिल में देखें, पूरी साइकिल में कितना कितना क्या क्या यूज हो रहा है, देखो पूरी साइकिल अगर एक साइकिल में देखें तो हमारे 3 ATP यूज हो रहे हैं, क्योंकि 2 यहां पर ATP और 1 यहां पर, और NADPH कितने यूज हो रहे हैं? 2 NADPH यूज हो रहे हैं एक साइकिल में। और एक साइकिल में हमारा ग्लूकोज कितना बन रहा है? एक साइकिल में ग्लूकोज का बस 1 कार्बन बन रहा है, और ये अगर साइकिल पूरी 6 बार घूमेगी, 6 बार घूमेगी मतलब इंटू 6 कर दो, इंटू 6, तो टोटल ATP कितने हो गए? 18। अगर 3 से 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ATP और हमारे 6 टू द 12 NADPH 12 NADPH और हमारा एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल यहां पर बनेगा। तो अगर एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनाना है तो पूरी साइकिल को 6 बार चलाना पड़ेगा, तब जाकर एक ग्लूकोज का मोलिक्यूल बनेगा, और 18 ATP और 12 NADPH उसमें यूज होंगे। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या दिया है। अब देखते हैं यहां पर क्या दिया है। यहां पर जो हमारी C3 वाली साइकिल है, 2 तरीके का हमारा पाथवे हो सकता है, या तो C3 पाथवे या फिर C4 पाथवे। C3 पाथवे अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा 3-PGA बन रहा है, अगर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है तो C4 पाथवे। चाहे C3 पाथवे हो चाहे C4 पाथवे हो, मतलब चाहे C3 पाथवे हो चाहे C4 पाथवे हो, केल्विन साइकिल तो सभी प्लांट में होगी। 2 तरह के प्लांट हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो C3 प्लांट और एक हमारे C4 प्लांट। जो हमारे C4 वाली साइकिल है ना, C4 वाली साइकिल में पहला प्रोडक्ट तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन इसके अंदर भी C3 साइकिल होती है। C3 साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है। ये बात ध्यान रखना कि सारे जितने भी हमारे फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं, सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में हमारी C3 साइकिल होगी। C3 साइकिल सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट में होती है, चाहे वो C4 प्लांट हो चाहे C3 प्लांट हो। C3 साइकिल C3 प्लांट में तो होगी, लेकिन C4 में भी C3 साइकिल होगी, क्योंकि ग्लूकोज बनाने का एकमात्र तरीका जो है, यहाँ पर ग्लूकोज बनाने का जो तरीका है वो है हमारा C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। और चाहे कोई भी प्लांट हो वो अपना खाना ग्लूकोज में बनाएगा, वो अपना खाना बनाएगा, और खाना बनाएगा तो केल्विन साइकिल उसे करनी पड़ेगी। अच्छा, केल्विन साइकिल के अंदर हमारे 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में जो RUBP है, RUBP हमारा 5 कार्बन का हमारा एक कंपाउंड है, ये RUBP जो कि 5 कार्बन का है। 5 कार्बन का ये 1 कार्बन के साथ मिलेगा। कार्बोक्सिलेशन वाले स्टेप में 2 PGA के मॉलिक्यूल बनेंगे, और 2 PGA में, 1 PGA में 3 कार्बन, 2 PGA में टोटल 6 कार्बन। ये हो गया हमारा रिडक्शन वाला स्टेप। यहां पर एक एंजाइम भी लगता है, उस एंजाइम का नाम है RUBP। RUBP मतलब राइबोलेज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज, इसको बोलते हैं। और यहां पर एक एंजाइम भी लगता है हमारा, जिसका नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, जिसको बोलते हैं रुबिस्को। और RUBP हमारा 5 कार्बन का कंपाउंड है, ये एक एंजाइम है। और रुबिस्को हमारा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है पूरे वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पर वो रुबिस्को है। ये सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, बस कुछ एंजाइम्स को छोड़ के मोस्टली सारे एंजाइम प्रोटीन है। और रुबिस्को जो है मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम है इन द वर्ल्ड। सेकेंड स्टेप आता है रिडक्शन। रिडक्शन वाले स्टेप में हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है हमारा रिडक्शन वाले स्टेप में, जिसमें कि जो ये 3 PGA है,
3PGA पहले 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर NADPH उसमें लगेगा और बन जाएगा G3P। G3P मतलब ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको बोलते हैं हम ट्रायोस फॉस्फेट भी बोलते हैं। और ट्रायोस फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल के पास 3-3 कार्बन, तो हमारे टोटल 6 कार्बन। उस 6 कार्बन में से 1 कार्बन का मॉलिक्यूल हम नीचे रख लेंगे और बाकी जो हमारा मटेरियल है उसको रीजनरेशन के लिए आगे भेज देंगे। तो इसी स्टेप में हमारे 2 ATP के मॉलिक्यूल और 2 NADPH के मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 PGA ले रहे हैं, 2 3PGA ले रहे हैं, तो 2 ATP खर्च होगी और 2 NADH यहां पर खर्च होगा, 2 ATP और 2 NADPH यहां पर खर्च होगा। और ऐसे अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है, अगर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो 6 बार रिएक्शन चलानी पड़ेगी और 6 बार ये पूरी साइकिल चलाने के लिए 6 CO2 की हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप रीजनरेशन। रीजनरेशन वाला स्टेप में RUBP बनता है, जो हमारा G3P था। G3P रीजनरेशन वाले स्टेप में क्या होगा कि 1 2 3, एक तो नॉर्मल G3P और दूसरा वाला जो G3P था उसका 1 कार्बन हमने नीचे रख लिया था, तो उसके 2 कार्बन बचे, ये दोनों आपस में जुड़कर एक 5 कार्बन वाला कंपाउंड हमारा RUBP बना देंगे और यहां पर एक ATP भी ADP में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो अगर एक मॉलिक्यूल हमें ग्लूकोज का बनाना है तो 6 CO2 बनेंगे, क्योंकि 6 बार साइकिल चलानी पड़ेगी तो 6 CO2 की जरूरत पड़ेगी और 18 ATP की जरूरत पड़ेगी, 12 NADPH की जरूरत पड़ेगी। अगर 18 ATP की जरूरत पड़ रही है तो 18 ADP मिलेंगे और 12 हमें NAD+ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, कैल्विन साइकिल हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, C3 पाथवे हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम C4 पाथवे के बारे में डिस्कस करेंगे।